यहाँ है। जब भी कोई चुनाव आता है तो लगा लो कि लगभग 80%, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, निकाय के हों, 80% जो वॉइस ओवर होता है, उसमें जो प्रचार की गाड़ी होती है, उसमें जो आवाज़ गूंजती है, तो उसके लिए लोग मुझे पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि सुनील सजवाण की उसमें आवाज़। सुनील भाई, संचालन तो आप करते ही हैं, गीत आप गाते हैं, हीरो आप, कई उसमें आपने काम किया उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में। संचालन आप करते हैं, वॉइस ओवर आप देते हैं। हो हिलमा चांद को बटेना हिलमा तुम्हारी रटेना, हिलमा चांद को बटेना हिलमा तुम्हारी रटेना। श्रोता आपके भी हैं, श्रोता उनके भी हैं, लेकिन पुराने गायकों के पास जो अनुभव है, जो उनके पास अनुभव का भंडार है। नमस्कार, प्रणाम, मैं कुलदीप सकलानी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं 12 मास के इस पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ 12 मास के इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत हैं जो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वे अक्सर दूसरों का परिचय दिया करते हैं। जी हाँ, आज 12 मास के इस मंच पर मेरे साथ हैं एक ऐसी आवाज, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी आवाज से न केवल उत्तराखंड में बल्कि विदेशों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कहा तो उन्हें वन मैन आर्मी जाता है, क्योंकि वे पत्रकार भी हैं, गायक भी हैं, एक्टर भी हैं और परिचय के रूप से वे मंच संचालक के प्रणेता जिन्हें कहा जा सकता है। मेरे साथ आज 12 मास के मंच पर हैं भाई सुनील सजवाण जी। सुनील भाई, कैसे धन्यवाद करूं? बहुत धन्यवाद सकलानी जी। और ये तो सौभाग्य है मेरा कि 12 मास तो वैसे भी जो शब्द है वो उत्तराखंड का बहुत एक पारंपरिक शब्द है, और ये सौभाग्य है मेरा कि आज अपने मित्र सकलानी जी के साथ इस इंटरव्यू में बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील भाई, धन्य तो हम हो गए, और जो अभी 12 मास के दर्शक जो कि कई सालों से आपको देखते आ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम कहीं पर होना होता है, चाहे वो राजनीतिक हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सबसे पहले यदि मंच पे कोई शख्स माइक लिए दिखता है तो वे होते हैं सुनील सजवाण जी। और सच बता रहा हूँ सुनील भाई, आपको तो जब हम आपसे उम्र में काफ़ी कम हैं, और एक आवाज़ गूंजती थी, कभी गाड़ियों में, कभी चुनाव के शोर में हम सुनते थे, तो लगता था यार ये आवाज़ पहले भी कहीं सुनी है। फिर आप कहीं मंच पे दिख जाएं, यार ये वही आवाज़ तो नहीं है जो हमारे कानों में पहले गूंजी थी। और आज खुशी की बात यह है कि आपकी यही आवाज़ हमें 12 मास के मंच पे हमारे दर्शकों को साक्षात देखने और सुनने को मिलेगी। सुनील भाई, बातचीत के इस सिलसिले को, और मुझे आज सच में बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा धड़कन धक धक भी कर रही है, क्योंकि आज उस शख्स का इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है जो अक्सर दूसरों का लिया करता है। तो पहले तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है 12 मास पे आके? मैं सचमुच कह रहा हूँ, वास्तव में 12 मास की तमाम दर्शक, और ये वास्तविक एक सत्यता है कि आज तक मैं लोगों का इंटरव्यू लिया करता था एक पत्रकार होने के नाते, और काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन पहली बार ये भी एक सच्चाई है कि हमारे सकलानी जी में वो ताकत है कि भैया इन्होंने जहाँ मैं रहता हूँ थत्यूड़, वहाँ से यहाँ बुलाया, और आज वो पूरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो सब कुछ पूछने वाले हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद फिर से करता हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज 12 मास के मंच पे धागे खोले जाएंगे, तैयार है? बिल्कुल। हम तो कलाकार लोग होते हैं, हमारे धागे तो बिल्कुल हमेशा ही ना तो बंधे होते हैं ना खुले होते हैं। हम तो सिंपल धागे वाले लोग हैं। चलिए सुनील भाई, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से आप मंच संचालन के प्रणेता, मैंने कहा था कि आप माने जाते हैं उत्तराखंड में। कब ये पहली बार रियलाइज हुआ? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है, और आपने इतने कम उम्र में इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। आप पहले तो दर्शकों और श्रोताओं को ये बताएं, कैसे इस लाइन में आना हुआ आपका? सकलानी जी, देखो, संघर्षमय जीवन रहा है, उन तमाम बातों पर भी आएंगे। लेकिन बचपन से जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे, कहते हैं ना कि भगवान किसी को कोई क्वालिटी दे देता है, अब वो समझना खुद में पड़ता है। जो इंसान उस चीज़ को समझ गया वो जीवन में कभी फिर पीछे नहीं मुड़ सकता, वो उस चीज़ में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका बहुत दिल वाला विषय होता है। तो बचपन से ही हम लोग देखते थे, थत्यूड़ की रामलीला काफ़ी फेमस है,
रामलीला के मंचों पर स्कूल के तमाम भाषण हो गए या फिर नाटक हो गए, और उनमें जब छोटा सा था मैं, तो जब कुछ रोल मुझे देते थे, तो जो हमारे टीचर्स होते थे उनको लगता था कि यार इस आवाज़ में कुछ अलग है। तो धीरे-धीरे हम देखते थे कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो भाषण में भी हम स्कूल से काफ़ी आगे रहे। तो हम विद्या मंदिर के छात्र थे, विद्या भारती से पढ़े-लिखे छात्र हैं, और वहाँ पर थोड़ा आप लोग जानते हैं कि संस्कार और बौद्धिक क्षमता का विकास वहाँ पर बिल्कुल, बिल्कुल। होता है। हमारा किसी अन्य स्कूलों से वो नहीं है, लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक शब्दों के साथ जब मैं भाषण दिया करता था, तो गुरुजी मुझे कॉम्पिटिशन में ले जाया करते थे। तो उसमें चाहे जिला स्तर रहा हो, प्रदेश स्तर रहा हो, राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैं भाषण प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ा। लेकिन उस समय पर एक बात ज़रूर थी कि उस समय तक ये मंच संचालन का मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, और ना कोई इस प्रकार का कोई प्रोफेशनल था मंच संचालन का। गायक होते थे, नेता होते थे, सब चीज़ का, संगीतकार होते थे, एक्टर होते थे। एल्बमें नहीं बनती थी, फ़िल्में उस समय भी बनती थी, लेकिन मंच संचालक का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता था। लेकिन उस बद्री विशाल की ऐसी कृपा थी, कुलदेवता की ऐसी कृपा थी कि मैंने फिर इसी चीज़ को पकड़ा। मैंने कहा भाषण तो मैं कैसे दूँगा, या तो मुझे नेता बनना पड़ेगा। अगर मुझे मंच चाहिए और मैंने अपने शब्दों को वहाँ पर बोलना है, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाना है, तो उसके लिए मुझे सबसे आसान तरीका लगा कि मैं संचालक बन जाता हूँ। शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग हमें बुला रहे हैं और उत्तराखंड की महान जनता हमें पसंद भी कर रही है। नहीं, अब तो आप संचालक बन चुके हैं। पहली बार याद आता है कब माइक लिए? और सुनील सजवान जी, देखिए छोटे में तो जो आपने कहा वो आपने कहा है कि तब आपको ये पता नहीं था कि हाँ, ये मैं एज़ अ करियर इसको ले सकता हूँ। लेकिन पहला प्रोफेशनल रूप में जब आपने संचालन किया हो, कुछ याद है? अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूँ तो ये तो 2002-3 की बात है। लेकिन मैं उससे पहले की बात करूँ, स्कूल में विदाई समारोह होते थे, कोई कार्यक्रम होता था, कुछ भी होता था, तो मुझे मंच संचालन के लिए गुरुजी बुला लेते थे कि संचालन ये करेगा। तो वो तो प्रोफेशनल नहीं था, तो वो बुलाते थे तो मैं करता था, लेकिन सब छात्र-छात्राओं से लेकर के सब सारे टीचर्स, पेरेंट्स जो वहाँ पर रहते थे, उनको काफ़ी पसंद आता था। लेकिन 2003-2002 में मेरे बहुत खास परम मित्र उत्तराखंड के वैदिक जागरण सम्राट हैं मंगलेश ढंगवाल। ओह! और वो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र। मैं तो उनका रथ में सारथी भी रहा हूँ, उनके जय विजय हो हिंदू धर्म, और वो रथ पर बैठे रहे, तो उनकी और मेरी जोड़ी कृष्ण और अर्जुन जैसी है। तो उन्होंने, क्योंकि उनका भी नया दौर था, सिल्की बांध आई, कार्यक्रम में धीरे-धीरे स्टार्ट हुए। तो कीर्ति नगर में, नई टिहरी में, काफ़ी जगहों पर मैं मंच संचालन करने लगा। उस समय पर भी कुछ लोग थे उत्तराखंड के जो अच्छा एंकरिंग करते थे, लेकिन जब हमारे पुराने लोग वहाँ पर मुझे देखने लगे, कह रहे यार ये लड़का कोई आया है नया और बहुत अच्छा बोलता है। लेकिन तब मिलता था ₹100 ₹200, और वो हम सिर्फ शौक के लिए वहाँ पर जाते थे, कोई ज़िम्मेदारियाँ थी नहीं, शादी हो नहीं रखी थी। तो ये था कि चलो चले गए। लेकिन धीरे-धीरे तो आज मैंने जैसे पहले कहा कि आप इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि उत्तराखंड की जो जनता है, हमारे तमाम दर्शक हैं, वो सोशल मीडिया में भी इतना प्यार दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें। पहली कमाई प्रोफेशनल रूप में कितनी हुई, कुछ याद है? मैंने कहा ना, पहला ₹100-200 मिलता था, और उससे पहले प्रमाण पत्र। हम लोग का जो अभी देख रहे होंगे जब वीडियो पड़ेगी, तो पॉडकास्ट में जब लोग देखेंगे, तो मैं सचमुच बता रहा हूँ, तो उनमें से कुछ हमारे कलाकार भी होंगे उस समय के। तो जो पुराने कलाकार हैं, पैसे से ज़्यादा उनके घरों में आप प्रमाण पत्र देख सकते हैं। एक प्रस्तुति पत्र मिलता था और उसी में बड़े खुश हो जाते थे सब लोग। क्योंकि उस समय तक मुझे नहीं लगता कि सब कलाकार भी प्रोफेशनली तौर से, वो धीरे-धीरे 2002 के बाद एक ऐसा दौर बना जब कलाकार प्रोफेशनली तौर से आना शुरुआत हुआ, और हम भी उसी समय के हैं। गायक भी होते थे, लेकिन वो भी अन्य काम करते थे। चाहे हमारे बड़े गायकों को ही देख लो, कोई कहीं न कहीं अपना अलग कोई सर्विस में था, कोई कहीं पे था, कुछ न कुछ काम करते थे। लेकिन 2002 के बाद एक ऐसा, जब उत्तराखंड राज्य 2000 में बना, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा आना भी स्टार्ट हुआ। लोगों ने टेप रिकॉर्डर खरीदने स्टार्ट करे, कैसेटें सुननी स्टार्ट करी। उससे पहले पैसा भी तो नहीं था, गाँव में पैसा नहीं था, तो कौन कैसेटें खरीदेगा, कहाँ से आएगी? 500-1000 कैसेटें बिक जाए तो बहुत बड़ा बात मानी जाती थी, बहुत बड़ी बात कि 1000 कैसेटें बिक गई। लेकिन 2002 के बाद वो दौर चला जब 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक कैसेटें ऑडियो की बिकना शुरू हुई। तो वही दौर है, वो प्रोफेशनल दौर बोले उसे, चाहे वो कमाई का दौर बोले, लेकिन ये था कि वहाँ से पैसा आना स्टार्ट हो गया था 2002। भाई, जब भी कुछ काम करें, हम नया काम की शुरुआत करें, तो काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ भी होता है ना? और 30 से आप बेसिकली बिलॉन्ग करते हैं। जब आप इस लाइन पे आया और आप बता रहे हैं कि शुरुआती कमाई कैसेट के दौर से आपने काम करना शुरू किया है, और तब वाक़ई में मैं आपसे सहमत हूँ
कि इतना पैसा या इतनी आमदनी भी तब नहीं हुआ करती थी। लेकिन तब क्या परिवार ने कभी बोला नहीं कि यार बेटा इस लाइन को छोड़ कुछ और काम पकड़ ले, यहाँ आके करेगा क्या? होता है ना, जैसे घर वाले भी कभी नाराज़ हो जाते हैं, वे तो अपने बच्चे का भला चाहते हैं, या आस-पास का समाज, है ना? क्या भैया ये माइक लेके एंकरिंग करेगा, क्या उखाड़ लेगा? कहते हैं नॉर्मली। हाँ। क्या कभी शुरुआती फ़ेज़ में कुछ ऐसा फ़ेस किया है? वो तो शुरुआती फेज़ क्या है, वो तो अभी 2-4 साल पहले तक भी वो सब चीज़ें, स्ट्रगल तो अभी भी जीवन में चल ही रहा है। संघर्ष है, संघर्ष में जीवन में ही आगे बढ़ना है। ये समस्याएँ आई हैं। थोड़ा मेरा परिवार, हम लोग बहुत गरीब फैमिली जिसे कहते हैं गाँव की, तो मैं ऐसे परिवार से रहा हूँ। और स्कूल जाना, स्कूल की फ़ीस तक उठाना, चाहे वो मेरा छोटा भाई रहा हो, मैं रहा हूँ, हमने खुद काम करके फिर अपनी फ़ीस भी उठाई है और भाई-बहन की फ़ीस भी उठाई है। इस ढंग से हम लोग चले हैं। तो घर से भी घरवालों को पता ही नहीं था, घर वालों को ये लगता था कि जो कर रहा है वो ठीक कर रहा होगा, और वो मेरे लिए आशीर्वाद था, क्योंकि अगर वो मुझे डिस्टर्ब करते तो शायद मैं इस मन संचालन वाले क्षेत्र में या अपने इस कला जगत में नहीं होता। लेकिन वो उनको पता था नहीं, तो अपना एक पाव चीनी आ रही थी, तेल आ रहा था, बाकी चावल घर में हो जाते थे, गेहूँ घर का हो जाता था, आलू घर के हो जाते थे। तो जो चाय, चीनी, नमक का और चाय पत्ती का खर्चा है उसको हम लोग ले आ रहे थे। तो घर वालों का इतना बड़ा वो नहीं रहा, लेकिन हाँ, माँ जी थोड़ा पढ़ी लिखी भी है, तो उनको बाद-बाद में लगा, जब लोग सरकारी नौकरी लगने लगे तो उनका सोच लो। लेकिन फिर उन्हें धीरे-धीरे पता चलना लग गया कि अब ये इसी ओर है और ठीक है अब जैसा भी है तो। और तब से लेकर के आज तक मैंने कहा ना कि वो मेरे लिए आशीर्वाद था, माँ जी सुनील भाई, पिताजी का। सच में बता रहा हूँ, काफ़ी आप कई यूथ जो अभी देख रहे होंगे, उनके लिए भी आप एक सच में जीता जागता इंस्पिरेशन हैं, कि जो आप बता रहे हैं कि भई चाय पत्ती और चीनी तक आप लोग, है ना, कितना संघर्ष वो दौर में आपने देखा है। मैं सुनील भाई, क्योंकि आप तो मैंने कहा प्रणेता हैं इस संचालन के दृष्टि में अगर मैं देखूँ, क्या ज़रूरी हो जाता है जब आप मंच पे संचालन कर रहे हैं, या कोई नया यूथ जो अभी देख रहा है वो एज़ करियर के रूप में संचालन को लेना चाहता है, आपके गले में आवाज़ में पावर होनी चाहिए या शब्दों का ज्ञान होना चाहिए? ज़्यादा आप किसको महत्व देते हैं? देखो, शब्दों का जो चयन है और हमारी आवाज़ है, दोनों में फ़र्क भी है और समानता भी है। उसका मेन कारण ये है कि अगर हमारे पास शब्द हैं, लेकिन हमारे पास बोलने की कला नहीं है, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बोलने की कला है और हमारे पास शब्द नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत तो चल लेंगे, लेकिन बहुत लंबा नहीं चल सकते। तो हमें दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे पास शब्दकोश भी होने चाहिए, और शब्दकोश आएँगे पढ़ने से। हमें किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन अध्ययन से शब्द नहीं आएँगे। हमें बिल्कुल किताबें पढ़नी पड़ेगी। आज भी आप मेरे घर पे जाओगे, तो मेरे पास आप किताबें देखोगे, किताबों का भंडार है मेरे घर पे। ओह! मैं किताबें पढ़ता हूँ, और जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ोगे, उतने शब्द आपके पास आएँगे, ये 101% बात है। और ये गला तो ये तो गॉड गिफ्टेड होता है, और इसको तो ये तो भगवान की कृपा है। और मैं कह रहा था ना कि मुझे आज भी भरोसा नहीं है कि आज इतना लोग पसंद कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे ना कि चुनाव की गाड़ियाँ हैं, जब भी कोई चुनाव आता है तो लगा लो कि लगभग 80%, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, निकाय के हों, 80% जो वॉइस ओवर होता है, उसमें जो प्रचार की गाड़ी होती है, उसमें जो आवाज़ गूँजती है, तो उसके लिए लोग मुझे पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि सुनील सजवाण की उसमें आवाज़ चाहिए। और उस समय पर मैं व्यस्त भी बहुत हो जाता हूँ। कई स्टूडियो में लगातार, देहरादून से लेकर के जहाँ-जहाँ भी स्टूडियो, लोग बुलाना शुरू कर देते हैं कि भैया आप इधर आइए स्टूडियो में, और मैं सुबह से लेकर शाम तक वो सारी वॉइस ओवर को निपटाता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि भैया लोग इतना मान रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, वो उनको भी ये लगता है कि नहीं-नहीं इसकी आवाज़ होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुनील भाई, क्योंकि अभी आपने, मैं सच में सुन के काफ़ी खुशी मिल रही है, जैसा आपने कहा 80% जगह जो, और वैसे भी नॉर्मली हम सुनते हैं आपकी आवाज़ से, तो अब बच्चा-बच्चा भी परिचित है। कोई भी आप काम कितना अच्छा कर लो, ताली बजेगी तो गाली भी मिलेगी। बिल्कुल। सुनील सजवाण जी को कभी गाली पड़ी? मैं इसी पे एक बात कहता हूँ। देखो, मंच संचालन आज, क्योंकि अब तो ये प्रोफ़ेशनल हो चुका है, अब कई नए युवा हैं जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं। लेकिन मंच संचालन कोई प्रोफ़ेशनल कमाई से ज़्यादा ज़िम्मेदारी का एक बहुत बड़ा, ज़िम्मेदारी जिसे कहते हैं, वो ज़िम्मेदारी मंच संचालन है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का मंच बना दीजिएगा, आप उसमें सब कुछ कर दीजिएगा, लेकिन चाहे आप लाइटिंग कर लें, वहाँ पर भीड़ अच्छी इकट्ठी कर लें, आप प्रचार कर लें, अगर एंकर आपके पास वहाँ पे ठीक नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा कि पूरा कार्यक्रम जो आपने सोचा है, जिस ढंग से आपने मेहनत की है सालों की, और उस कार्यक्रम को करने के लिए, और आपके पास मंच संचालक अगर ठीक नहीं है, तो वो कार्यक्रम नहीं चल पाएगा।
चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी पहलू में मंच संचालन की इतनी बड़ी भूमिका होती है। तो अब आपने कहा कि गाली, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर किसी का नाम भी छूट गया तो आपको कितना सुनना है, आप सोच नहीं सकते उस बारे में। किसी की अगर तारीफ भी ढंग से नहीं हुई तो आप कितना सुनोगे, आप सोच नहीं सकते, और भविष्य वहीं खत्म। जो आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो, मंच संचालक का तो वो है कि उसका तो वहीं पर ही फिर खत्म, उसको तो फिर बुलाएगा भी नहीं कोई। तो ये बहुत बड़ी मेहनत होती है यार इसके लिए, कि जब कार्यक्रम कल हमने करना है तो हम आज से ही उसकी तैयारी में लग जाते हैं, और एक एक पहलू को, मंच के हर एक एक कोने को, और दर्शक अगर 10,000 हैं तो एक से लेकर के उस 10,000 तक नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी अगर कार्यक्रम फ्लॉप होने की ओर गया तो सबसे पहले पकड़ा जाएगा मंच संचालक। तो ये बड़ा जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, और ये मुझे कई जगह हुआ है, लेकिन मेरे साथ और चीजें नहीं हुई है, नामों में जरूर हुआ है। किसी ने कहा कि भैया तुमने मेरा नाम इस ढंग से नहीं लिया, किसी ने कहा इस ढंग से नहीं लिया, तो मैंने एक दो बार सोचा कि नहीं अब मैं इस ढंग से लूंगा, लेकिन बाद में मैंने सोचा भैया संतुष्ट तो नहीं होंगे, संतुष्ट तो हम किसी को कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने किसी अतिथि को बुलाया है उसका नाम लेना हमारी जिम्मेदारी। अगर हम किसी कार्यक्रम में हमें आमंत्रित कर रहे हैं, वहां पर अगर उस जनता के समूह के बीच में अगर समिति के माध्यम से भी किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो बड़ी शख्सियत है, कई जगह रंजिश भी रहती है ना, तो हमें उसका नाम लेना है, तो तब जाकर के सोच तो बहुत बड़ी रखनी पड़ती है, मन भी बहुत बड़ा रखना पड़ता है, ये होता है। सीधे तो नहीं बोला, लेकिन ये 12 मास का मंच है, घुमा के तो हम भी पूछेंगे। कभी हुआ कि किसी ने बुलाया ऑर्गेनाइजर ने कि सुनील सजवाणी जी आएंगे और मंच पे संचालन करेंगे, और संचालन करते करते ऑर्गेनाइजर का ही नाम भूल गए हों, और तब पता चला हो यार पेमेंट नहीं मिल रहा, आखिर नाराजगी का? नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनाइजर को तो भूल ही नहीं सकते ना, ऑर्गेनाइजर को इसलिए नहीं भूल सकते कि पेमेंट तो ऑर्गेनाइजर ने करनी है, नजर पेमेंट तो पे पूरी है। पेमेंट पे नजर नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे पालेंगे लेकिन अब ऑर्गेनाइजर को तो नहीं भूल सकते, लेकिन मैंने कहा ना कि कई बार अतिथियों में हो जाती है प्रॉब्लम, कि जो हमें स्क्रिप्ट मिलती है या फिर जो हमें लिखा हुआ मिलता है कि ये 5 अतिथि हैं, कई बार वो 6 हो जाते हैं, तो छठे का नाम हमें पता नहीं है। हमें पता है कि जैसे हम लोग तो रात दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जो कराने वाले हो एक बार कर रहे हैं वो थोड़ा होपलेस रहते हैं, और वो क्या करेंगे, उस एक का नाम भूल जाएंगे। लेकिन पहले पहले मेरे साथ वो दिक्कत आई, वो एक नाम छूट जाता था, लेकिन अब मुझे पता है अगर एक आदमी 5 साल एक्स्ट्रा बैठा हो तो मैं खुद पूछ लेता हूँ समिति वालों से, ये जो मंच पे बैठे हैं ये कौन है, या फिर ये सामने मुख्य अतिथि के साथ बैठे हैं और इनका नाम नहीं लिया जा रहा है तब से, तो ये कौन है, क्या इनको माला आपने पहनानी है, इनको पुष्प गुच्छ देना है, इनको सॉल भेंट करनी है, इनको स्मृति चिन्ह देना है, इनको प्रतीक चिन्ह देना है, तो वो चीजें हो जाती है, पर ये चीजें रहती है, 100% तो कोई नहीं हो सकता सकलानी जी। सुनील भाई, संचालन तो आप करते ही हैं, गीत आप गाते हैं, हीरो आप, कई उसमें आपने काम किया उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में, संचालन आप करते हैं, वॉइस ओवर आप देते हैं, तो क्या ये आपने एक थीम बना ली यार कि कोई और उभर ना पाए और सुनील सजवाणी की जगह ना ले ले, एक छत्र राज रखा जाए? नहीं नहीं, हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि आओ सब लोग आओ करो, मन संचालन मीन क्षेत्र है, तो लोग कह देते हैं कि एक्टिंग भी कर लो, तो कुछ एल्बम में एक्टिंग भी कर ली, पुरानी एल्बम में भी हैं, चाहे वो भरतवान जी के गीत रहे हों, मंगलेश डंगवाल जी के गीत रहे हों, अभी तो केसर कुमार जी के गीत पर भी मैंने एक्टिंग की थी, और अभी एक फिल्म भी आ रही है, उसमें भी एक छोटा सा रोल है, आई लव पुलिंडा। पुलिंडा एक गाँव है कोटद्वार के बगल में, और पलायन के ऊपर एक फिल्म बन रही है, उसकी शूटिंग आजकल चल रही है, तो उसमें भी एक छोटा सा रोल है। लेकिन ये तो खैर अन्य चीजें हैं, ये तो जब इस लाइन से हम लोग जुड़े हुए तो हमारी दोस्ती भी फिल्म डायरेक्टरों से भी होगी, कोरियोग्राफर से भी होगी, नृत्य करने वाले हमारे कलाकारों से होगी, अभिनेताओं से होगी, संगीतकार से होगी, तो गायक से होगी, गायिकाओं से होगी, तो वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन मीन मन संचालन है जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिसके लिए पहचाने जाते हैं। सुनील सजवाणी जी, क्या उत्तराखंड में किसी और मंच संचालक को तैयार कर रहे हैं या चाहते नहीं है कि कोई और तैयार? मैं तो कहता हूँ सकलानी जी, मैं नाम बताइए किसको? 101% कहता हूँ कि आप लोग आ सकते हैं। मैं तो सुधाकर को, जो आप हमारे सुधाकर भाई हैं, मैं तो उन्हें कह रहा हूँ, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक है, शब्दों का भंडार है, मैंने इन्हें भी कहा था कि तुम्हारी आवाज भी ठीक है, तुम भी अच्छी एंकरिंग कर सकते हो, मैंने कहा आ जाओ। अरे ऐसा नहीं है, मैंने बहुत लोगों को कहा है, लेकिन मैंने कहा ना, ये दरअसल बात ये है, वो जिम्मेदारी का काम है। आदमी गायक बन जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ बात, आदमी संगीतकार बन जाएगा, वहां टेक मिल जाएगा आपको, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ अगर वो एक ऐसा लाइव है मंच कि अगर आपने, गायक अगर एक लाइन छोड़ देगा तो फिर आगे गा लेगा उस लाइन को,
एक टपाक आगे हो जाएगी, पिच होता है मंच पे, वो सब गायकों के साथ होता है, कई बार लाइनें आगे पीछे हो जाती। संगीत में भी थोड़ा बेताला हो गया, थोड़ी देर में ताल में आ जाएगा। लेकिन मंच संचालन ने अगर गलती कर दी, अगर उसने थोड़ा सा भी गलत शब्द मंच से बोल दिया, शब्दों के चयन को अगर बारीकी से नहीं देखा, या कोई बात ऐसी निकल गई कि वो जो मुख्य अतिथि आए हुए उनके दिल को ठेस पहुंचे, या फिर जो जनता बैठी हुई है उनके मन को ठेस पहुंचे, तो वो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो थोड़ा मेहनत मुझे लगता है कि एंकरिंग में बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारी वाला काम, बस सीधी सी बात है कि जिम्मेदारी। तो जो जिम्मेदारी उठा पाएगा तो स्वागत है, आइए, वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं ना कि आज प्रोफेशनल में आ चुका है मंच संचालन। हम तो जब 2002 में थे तब तो मंच संचालक होते ही नहीं थे, जो होते भी थे वो पर्सनल गायकों के साथ होते थे, या फिर कोई राजनीतिक कार्यक्रम है तो उनके महामंत्री महासचिव उस कार्यक्रम की एंकरिंग क्या करते थे। कोई बहुत बड़े कार्यक्रम है तो उसमें किसी जैसे संस्कृत के विद्वान जो हमारे ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं जो अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो वो श्लोक अच्छा बोलते थे, तो उनको मंच पे जिनकी आवाज अच्छी है उनको बुला लेते थे। लेकिन वो थोड़ा चेंज हो गया, हम लोग आ गए, अब लोग देख भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर है जिम्मेदारी का काम। तो हम कह रहे हैं आइए, लेकिन तैयारी से आइए। और जब तैयारी से, कंपटीशन तो है ही अब हर क्षेत्र में। आपका पहला ही कार्यक्रम अगर फेल हो गया फिर आप गए, और आप तैयारी से अगर मंच पर हैं, तो मैंने कहा ना दोनों पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा, आवाज में भी और शब्दों में भी। और मंच संचालक का मतलब कि बेसिकली सबको खुश करके चलना है बिल्कुल, ना, सुनने बिल्कुल। वालों को, ऑर्गेनाइजर को, बिल्कुल। सबको खुश करने का बेड़ा आपने उठाया है। तो जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ये तो एक अपने आप में लीजेंड गायक भी हैं और काफ़ी बड़े बड़े कलाकार, चाहे मंगलेश डंगवाल, नेगी दा, प्रीतम भरतवाण, सबके साथ आप उस एरा से काम करते हुए आ रहे हैं। तो अगर हमारे श्रोताओं के लिए भी कुछ आपकी आवाज़ से कुछ गायकी निकल जाए तो मजा आ जाए। वैसे तो सकलानी जी मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने उस बद्री विशाल की कृपा से थोड़ा, चाहे वो संगीत का पक्ष रहा हो या गुनगुनाने का, आवाज मेरी बहुत अच्छी नहीं है। मैं एंकरिंग में लोग पसंद कर रहे हैं वो तो है, लेकिन गायकी में तो मेरी इतनी अच्छी आवाज नहीं। लेकिन अब आप कह रहे हैं तो दो लाइनें, वैसे मुझे बहुत याद तो नहीं आ रही, लेकिन चंद्र सिंह राय जी की 2 लाइनें मैं जरूर गाऊंगा। उत्तराखंड के हमारे बहुत प्रसिद्ध और जो लोक गायक रहे हैं, जिन्होंने हमारे लोकगीत हैं, चाहे जागर शैली में रहे हों या फिर जो हमारे ठेठो लोकगीत थे, उन पर काम किया है और बहुत अच्छी आवाज रही है उत्तराखंड की। तो राय जी का एक गीत बिल्कुल गाऊंगा। हो हिलमा चांदी को बटेना, हिलमा तुम्हारी रटेना, हिलमा चांदी को बटेना, हिलमा तुम्हारी रटेना। पान खाई सुपारी खाई हमारा बीड़ी को, पान खाई सुपारी खाई हमारा बीड़ी को, कोच तेरो कोच मेरो दर्द पीड़ी को, हिलमा हिलमा चांदी को बटेना, हिलमा तुम्हारी रटेना। अब आपने निवेदन किया तो गा लिया। वैसे मैं गायक हूं नहीं वैसे मैं गायक हूं नहीं, गायक हमारे सब लोग हैं। अब फिर वो देखेंगे, कहेंगे अब गाना भी सुनील लग गया गाने जो गायक देख रहे हैं ईर्षा ना हो। नहीं 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 नहीं, वो सब बहुत अच्छा गाते हैं। और चाहे मैं तो सब, चाहे वो नया गायक हो या पुराने गायक हो, मुझे तो सबके साथ सौभाग्य मिलता है। मैं तो नए गायकों को भी कहता हूँ आप मेहनत करो, अच्छा गाओ, स्वर में गाओ, लय से गाओ, थोड़ा नॉलेज लो, संगीत का भी नॉलेज जरूरी है, तो क्यों नहीं हो सकता है। मैंने आपसे कहा था सुनील भाई कि आज तक आपने धागे खोले हैं, थोड़ा धागे तो हम भी खोलेंगे 12 मास के मंच पे। बिल्कुल। इतना अच्छा गाते हैं, इतने समय से काम कर रहे हैं, और अभी आपने कहा कि ऐसा कोई शायद गायक नहीं जो आपको नहीं जानते और जिसे आप नहीं जानते। कुछ अंदर के रास्ते खुलवाएंगे आज आपसे। बिल्कुल। बताइए उस दौर के गायक, नेगी दा हो, प्रीतम भरतवाण जी को आप ले सकते हैं, है ना। आप टैलेंट की दृष्टि, टैलेंटेड वाइज, है ना, या गायकी वाइज आप उनको ज़्यादा रेटिंग देते हैं सुनील सजवाणी जी, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, चाहे उसमें सौरभ मैठानी हो या विवेक नौटियाल हो या प्रियंका मेहर, सॉरी, वो कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और क्लियर, कोई इधर उधर की बात नहीं, कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं? तब के दौर में अच्छा काम हुआ है या आज के बच्चे भी अच्छा काम कर रहे हैं? वैसे प्रश्न सकलानी जी मेरे लिए व्यक्तिगत बड़ा सोचनीय है, क्योंकि मैं तो
उनके साथ भी काम कर रहा हूँ, इनके साथ भी काम मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा। देखिए हाँ। अक्सर क्या होता है ना, लोग ये कहते हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि यार हमारे दौर में तब इतनी चुनौतियां थी कि आज के बच्चों को तो सब कितनी बार टेक लेके गाना गा सकते हैं ना। लेकिन उनकी चुनौतियां थी, मैं मानता हूँ, लेकिन आज भी चुनौतियां हैं, है ना। तो आप कैसे तोलते हैं इसको? मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आप हमारे जो पुराने गायक हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, नए भी हैं, सुना नयों को भी जा रहा है, पुरानों को भी जा रहा है। और आपने एक बात और भी कही कि उस समय पर देखो जब रिकॉर्डिंग होती थी वो दिल्ली में होती थी, यहाँ उत्तराखंड के भीतर कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर पाए। और वन टेक रिकॉर्डिंग होती थी। वन टेक का मतलब है कि परगसन से लेकर के, हमारे ढोलक से लेकर के, तबला से लेकर के, और जो हमारा संगीत पक्ष है पूरा, वो वहाँ पर संगीत देगा और गायक पूरा गाना गाएगा। अगर बीच में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो फिर शुरू से ही गाना पड़ेगा। तो वो कितनी बड़ी प्रैक्टिस रही होगी। आज इतना फर्क जरूर आ गया तकनीकी से, क्योंकि हम लोग आज तकनीकी युग में हैं कि अगर हम लोग थोड़ा भी गलत कर रहे हैं तो वहीं से उसे रिटेक कर सकते हैं, और वो चल भी रहा है। संगीत अगर नहीं भी है, कई गायक ऐसे हैं जो कम बजट में काम कर रहे हैं, गाने उनके भी चल रहे हैं, तो यहाँ से लूप ले ली, वहाँ से ले लिया, जोड़ के बन रहा है, चल वो भी रहे हैं। लेकिन मैं तो नए गायकों को कहूँगा, आप चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और चलना भी चाहिए। श्रोता आपके भी हैं, श्रोता उनके भी हैं। लेकिन पुराने गायकों के पास जो अनुभव है, जो उनके पास अनुभव का भंडार है, उस अनुभव के भंडार को आप उनके सम्मान के साथ, क्योंकि आपको सम्मान तो करना पड़ेगा पुराने लोगों का, तो उनके सम्मान के साथ, और ये संस्कृति भी हमारे उत्तराखंड कि हम बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें। और जब हम सम्मान के साथ उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये नए गायक भी जानते हैं कि भैया पुराने गायकों के भी श्रोता हैं, उनके भी गीत अजर अमर गीत हैं, उनको भी दुनिया सुनने वाली है। ऐसा नहीं है कि आज वाले कोई सुन रहे हैं, पुरानों को नहीं सुन रहे हैं। भाई नेगी जी गीत आज भी चल रहे हैं ना, भरतवाण जी गीत आज भी चल रहे हैं, मंगलेश नंगवाल जी गीत आज भी चल रहे हैं। फ्लेवर अलग अलग है, ठीक है। आपने अभी प्रियंका मेहर की बात की, फ्लेवर अलग हो सकते हैं, ठीक है। जो प्रियंका मेहर के श्रोता हैं, दर्शक हैं, क्योंकि वो स्टेज परफॉर्मेंस भी करती हैं, तो वो हो सकते हैं उसमें युवा वर्ग ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नैन सिंह नेगी जी का जब कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे युवा नहीं होंगे, वहाँ भी आपको युवा दिखेंगे। उनके गीतों की बात कुछ और है, प्रियंका मेहर जी के गीतों की बात और है, गजेंद्र राणा जी के गीतों की बात और है। सबका अपना एक फ्लेवर है और सब काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी इंडस्ट्री है, छोटा सा उत्तराखंड है, उसमें भी जौनसार, कुमाऊं और हमारा गढ़वाल, 3 हिस्सों में तो वैसे ही बंटा हुआ है। लेकिन आज बढ़िया काम कर रहे हैं और सब बढ़िया चल रहा है। वर्तमान में कौन गायक अच्छा काम कर रहे हैं? वो मैंने कहा ना, वर्तमान में सुनील सजवाणी जी का फेवरेट सिंगर कौन है वर्तमान में? मेरा तो फेवरेट सिंगर जो मेहनत करेगा और जो चल गया, वो सब मेरे लिए सब बराबर है। क्या ऐसा तो नहीं कि सबके साथ संचालन करना है, एक का नाम बोलूंगा तो दूसरा सुन के नाराज हो जाए? नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है। देखो आज, जब मैं 2002 से पहले की बात करूं, हमने वो दौर भी देखा है जब लोगों ने घर में अपनी जमीनें बेच करके, और एक सवार होता है ना कि मैंने गीत गाने हैं, और दिल्ली में जाकर के गीत गाया। और सुभाष पांडे जी हमारे बहुत वरिष्ठ संगीतकार हैं, उनसे मेरी एक दिन बात हो रही थी, रिदम वादक है उत्तराखंड के, तो वो कह रहे थे कि मेरे पास आते थे, क्योंकि उत्तराखंड के गीत अधिकतर रिदम से चलते हैं, रिदम से ही चलते हैं। अब तो खैर नए गायक काफी अच्छा कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन हम पुराने गीतों को आप उठा के देखिए, रिदम से ही चलते हैं, चाहे वो डीजे वाले। और डीजे वाले गीतों का भी एक दौर आया उस समय पे 2002 के बाद। तो वो आते थे तो सुभाष पांडे जी कहते थे कि पांडे जी मैं इस परिस्थिति से आया हूँ उस पहाड़ से, और यहाँ दिल्ली पहुंचा हूँ राजधानी में, मेरा गाना हिट कर देना। तो तब सुभाष पांडे जी कितनों को समझाया, क्या समझाया, तो मुझे कहते, तब मैं उन्हें कहता था कि भैया रिदम वही बजेगा जो तुम गाओगे, जैसे तुम्हारे गाना होगा रिदम भी तो वैसे ही बजेगा। तो वो दौर भी था, आज का दौर भी है, तो ये सब चीजें हैं। सीधा सुनील सजवाणी जी से किसी टेक को सीधा लेना समझ तो मैं रहा हूँ कितना मुश्किल है, काम भी करना है। खैर ये आपके आप से हो सकते हैं। सुनील भाई मुझे ये बताइए, जब आप संचालन करते हैं तो कहाँ पर आपको थोड़ा सोच विचार के बोलने की नौबत आती है? किसी पॉलिटिशियन के यहाँ अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं, या जैसे कोई गायक वगैरह जिनके साथ आप एंकरिंग करते हैं, कहाँ पर थोड़ा सा 19-20 का फर्क लगता है आपको? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल इसलिए भी बन जाता है कि जो नए लोग आना चाह रहे हैं इस फील्ड में,
देखो, एंकर तो एंकर है, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, लेकिन जो आनंद सांस्कृतिक कार्यक्रम में आता है वो आनंद तो कहीं आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो संस्कृति का जो एक सुंदर समागम रहता है, गीत रहते हैं, आगे लोग इंतजार करते हैं। राजनीतिक कार्यक्रम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का, जबकि वहाँ तुम्हें हो सकता है भीड़ कम मिले, वहाँ पे तुम्हें 200 लोग मिले, लेकिन वो 200 लोग सारे राजनीति के धुरंधर होते हैं और वहाँ पर गलती करना वो बड़ी मुश्किल हो जाता है। उन 200 लोगों के नाम भी लेने हैं, उनके पदों के नाम भी लेने हैं। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक और है, आगे और पीछे का, कि हमने पहले किसका नाम लिया, किसको माला पहनवाई और बाद में किसको पहनाई, तो उसका भी सामंजस्य देखना पड़ता है पद के हिसाब से। अगर कोई अध्यक्ष है तो उसका कब होगा, उपाध्यक्ष है उसका कब होगा, मुख्य अतिथि है उसका कब होगा, विशिष्ट अतिथि है उसका कब होगा, अति विशिष्ट अतिथि है उसका कब होगा। बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसमें है कि हम कहाँ किन कैसे शब्दों का किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, माननीय किसके आगे लगेगा, सम्माननीय किसके आगे लगेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये प्रोटोकॉल स्पेशली राजनीतिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में देखने को बहुत मिलता है और वहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है। वहाँ बहुत कई बार आदमी बड़ा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो उसमें तो उस जिले की डीएम कोऑर्डिनेट करेगी, तो वो सारी चीजें हैं, तो उनको उस समय पर काफी दिक्कतें आती है। किसी माननीय ने सुनील सजवाण जी का पेमेंट भी रोकने की हिम्मत की है? देखो, बता दीजिए, अपने श्रोता हैं। पेमेंट जब आदमी काम करता है सगलानी जी, अरे खुल के बता तो दीजिए। पेमेंट आती भी है और पेमेंट रुकती भी है। देखो, जब हम लोग दुकान भी खोलते हैं ना, जब हम दुकान भी खोली ली हमने, तो आप समझ लिया कि उधार भी जा लो, या पक्की बात है। आज और वह उधार में कुछ पैसा भाई आज की दुकान पे लिखा होता है उधार आज नहीं कल। लिखूं जरूर रहूं, लिखूं तो हमारा भी रहूं ना, लिखा तो हमारा भी रहता है कि भाई पैसा आ जाना चाहिए। फंस जाता है, हो जाती है, कई जगह दिक्कतें हो जाती है। लेकिन मैं अकेला एक ऐसा इंसान हूँ सकलन जी, और आप तो जानते हैं, मैं उतना ज्यादा पैसे के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। और वो तो भैया हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि लक्ष्मी के पीछे जितना भागोगे लक्ष्मी तुमसे उतना दूर भागेगी। तो इसलिए लक्ष्मी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें जहां हमारा ज्ञान बढ़ेगा वहां लक्ष्मी खुद आ जाएगी। जहाँ सरस्वती का वास है वहां पे लक्ष्मी भी आ जाएगी, वो दिक्कतें नहीं। लक्ष्मी ठीक ठाक आ रही है। चलिए कुछ हो जाए तेज तर्रार कोई प्रश्न सुनील भाई के लिए। बिल्कुल, जब आए तैयार हैं? बिल्कुल, जब आए हैं तो, पर बहुत ऐसा भी ना हो कि मैं आपसे 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक सेलेक्ट करना है। कब ज्यादा मुसीबत होती है सुनील सजवाण जी को मंच पे, माइक बंद हो जाए या ऑडियंस चुप हो जाए? माइक बंद हो जाए। ऑडियंस चुप हो जाए तो चलेगा? नहीं, ऑडियंस को तो मैं फिर मैं घुमा दूंगा ना। मुझे पता है कि अगर ऑडियंस का में तो इनको दूसरा फ्लेवर चाहिए। पब्लिक चाहिए या पैसा? मुझे तो पब्लिक चाहिए ना, पैसा तो खुद आ जाएगा। बहुत सुंदर। एंकरिंग करना कहाँ मुश्किल है, नेता के लिए या गायक के लिए? थोड़ा नेता के लिए। सुनील सजवाण किसके बिना नहीं रह सकते, मोबाइल के बिना या माइक के बिना? माइक के बिना। किसको ज्यादा खुश करना होता है, पब्लिक को या ऑर्गेनाइजर को? ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है, और अगर इसमें फिर अगर परसेंटेज की बात की जाए। परसेंटेज नहीं, सीधे बताइए, पब्लिक सुन रही है आपको। सुनील सजवाण जी को किसको खुश करना ज्यादा जरूरी है, पब्लिक को या ऑर्गेनाइजर को? मतलब पेमेंट रुकवाओगे मेरी? मैं फिर पूछता हूँ, सुनील सजवाण जी को किसको खुश करना जरूरी है? दर्शकों ध्यान दीजिए, पब्लिक को या ऑर्गेनाइजर को? देखो, ऑर्गेनाइजर को भी खुश करना बहुत जरूरी है। मैं आऊंगा अभी बात पे, उसी पे आऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजर भैया इतना पैसा लगा के किसी कार्यक्रम को कर रहे हैं तो उन्हें भी खुश करना जरूरी है और पब्लिक को भी खुश करना जरूरी है। वैसे जिम्मेदारी बन जाती है ऑर्गेनाइजर की, क्योंकि उसे तो जब पब्लिक आएगी तब तो कार्यक्रम सफल होगा। अब आपने बात की कि किसको, अगर वहां पे भी तवज्जो दी जाएगी तो मैं महान जनता को दूंगा, दर्शकों। ऑर्गेनाइजर जो शो करवाने वाले हैं वे भी देख रहे हैं। चलिए, पब्लिक को खुश करना ज्यादा जरूरी है। किसी शो की जान कौन होता है? यदि सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हो रहा है, वो गायक जिसको बुलाया जा रहा है या एक एंकर, कौन नहीं, जान तो गायक है, जान गायक है, लेकिन बेस जो बनाएगा कार्यक्रम का वो एंकर है। किस प्रकार के शो में ज्यादा मजा आता है, दिन के या रात के? रात के। सुनील भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी आवाज में, सच बता रहा हूँ मैं, सरस्वती निवास करती है। कुछ सुनाना चाहेंगे? हो जाए एक गीत आपके, और जो ध्यान आ रहा हो कुछ भी। चलो एक गीत गाऊंगा मैं जी।
तो भले वो गीत मेरा नहीं है, लेकिन बड़े भाई भी हैं मेरे, हीरामणि गौड़ हैं हमारे थत्यूड़ से, और उन्होंने उत्तराखंड की पहली एल्बम की थी हाँ जाऊँ बाबा नौकरी। उसमें हमारे प्रसिद्ध जिन्होंने गढ़वाली में रामायण को लिखा है देवेंद्र प्रसाद चमोली जी, तो वो भी उस एल्बम में है। और तो उनका एक गीत है उन्होंने गाया था, तो उसकी कुछ लाइनें आपको सुना लेते हैं। बिल्कुल, साइड सॉन्ग टाइप का कोशिश जी, करूंगा। जी। मैं गायक नहीं हूँ ऐसे, लेकिन अब कुलदीप भाई का 12 मास के मंच पे तो हम सबसे गवा देते हैं। 12 मास के मंच और तमाम दर्शकों को प्रणाम। अब गीत जैसा भी होगा, लेकिन मैं 2 लाइनें उसकी आप लोगों को जरूर सुनाता हूँ। मन निम्यारू में मावे गिन बिराणु, दिल को रोग म्यारू वे किन पुराणु। मन निम्यारू में मावे गिन बिराणु, दिल को रोग म्यारू वे किन पुराणु। दवाई नी ल्यावानी बैद बुलाणु, दिल को रोग चाहिए नी यनो नी जानू, यनो नी जानू। वाह सुनील भाई। और चलते चलते क्योंकि आप थत्यूड़ की आन मान शान हैं, और थत्यूड़ में एक महोत्सव काफी फेमस आप लोगों ने करवाया, और वहाँ की रामलीला का भी अपना एक अलग स्थान है। कुछ थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बोला। मैं सकलानी जी और तमाम 12 मास के जितने दर्शक हैं उन्हें एक चीज जरूर बता देना चाहूंगा। थत्यूड़ की रामलीला वास्तव में अपने आप में बहुत अद्भुत है। और अगर मैं आशीर्वाद की बात करूं तो मैं कह रहा था ना कि बद्र विशाल और जो पितर देवताओं का कुल देवता का आशीर्वाद है, उस भगवान राम के मंच ने मुझे, देखो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तो मैंने शुरुआत कर दी थी, लेकिन अभी बीच में आपने एक प्रश्न किया था कि फेम नींद, तो मैं तो 2002 में आया, लेकिन 2008 से जब मैंने उस रामलीला में मंच संचालन करना शुरू किया, तो तब से लेकर के मेरे पास कार्यक्रमों की कमी नहीं रही। और लॉकडाउन में या तो फिर महाभारत दूरदर्शन, ये रामायण दूरदर्शन पर लाइव चल रही थी, और या फिर थत्यूड़ की रामलीला लाइव चल रही थी। तो थत्यूड़ की रामलीला पहली ऑनलाइन रामलीला है पूरे उत्तराखंड। अच्छा। हाँ, और उस ऑनलाइन रामलीला को लोगों ने इतना पसंद किया, इतने दर्शक उसमें जुड़े कि आधा से ज्यादा जो समितियां थी जो कार्यक्रम करवाती हैं, उनकी नजर वहीं मुझ पर पड़ी थी। और पैसा भी हम लोगों ने विदेश से लेकर के, लोग घर आ रखे थे, जहां जहां लोग थे, कोई 21 रुपए से लेकर 11 रुपए से लेकर 11 हजार 21 हजार रुपए तक लोगों ने ऑनलाइन वहां पर भिजवाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और वो मंच ने मुझे एक बहुत अलग पहचान दी। ये सच बात है। सुन भाई, और जौनपुर महोत्सव की भी आप बात करें तो जौनपुर महोत्सव, जौनपुर जो क्षेत्र है वो संस्कृति का बड़ा सुंदर क्षेत्र, आपको जरूर बुलाएंगे कभी वहाँ। और उस क्षेत्र में आप देखोगे वेशभूषा, आप अभी सहकारिता मेले में थे, वहाँ मेरी माजी लोग आ रखे थे, तो हमारा जो घाघरी कुर्ती और हमारे जो 12 महीने के 12 त्योहार हैं वहाँ पर, जो हमारे लोक गीत हैं, लोक नृत्य, तांदी, रासों, पंडों, जो हमारे तमाम चीजें हैं, तो वो बड़ी खूबसूरती है उस क्षेत्र की। तो इसलिए हम लोग जौनपुर महोत्सव वहाँ पर करवाते हैं। और उस जौनपुर महोत्सव के अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र राणा जी हैं, सुभाष रमोला जी वगैरह, सब लोग जितने हमारे तमाम टीम है, पृथ्वी रावत जी हैं। तो उस कार्यक्रम में हम जौनपुर की संस्कृति साथ बाहर से भी गायकों को वहाँ पर बुलाते हैं, और वो भी बहुत भव्य वहाँ पर होता है, क्योंकि वो तो संस्कृति का केंद्र जौनपुर को माना जाता है। वहाँ का खान पान, रीति रिवाज, जैसे मैं कह रहा था, वो सब अलग है। तो ये चीजें थत्यूड़ में हम लोग करते हैं, और यही कारण है उस भूमि को नमन करने का सच में मन करता है, जहाँ से सुनील सजवाण जी का उदय हुआ है, या बहुत गायक जिन्होंने वहाँ से उभरे हैं। सुनील भाई, चलते चलते जो अभी श्रोता हमारे आपको सुन रहे हैं, और जो संचालन के क्षेत्र में एज अ कैरियर, क्योंकि आपके आने के बाद काफ़ी लोग इस ओर अब रुझान लोगों का बढ़ा है कि हाँ भाई, सुनील सजवाण जी अगर यहाँ पर अपने उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनके लिए कोई संदेश? मैं बिल्कुल, जितने भी हमारे उत्तराखंड की ये देवतुल्य जनता मुझे देख रही है, मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगा, और मैं हर मंच पर एक बात जरूर बोलता हूँ कि हम लोगों की पहचान, और ये सौभाग्य हम लोगों का कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो बहुत चुनिंदा, चाहे वो शहर हो, गांव हो या राज्य हो, बहुत चुनिंदा आपको जो अपनी आइडेंटिटी से पहचाने जाते हैं। और उत्तराखंड राज्य का सौभाग्य ये है कि हम लोग अपनी संस्कृति से पहचाने जाते हैं, वो हमारी पहचान है। उस संस्कृति में हमारी बोली भाषा भी आती है,
हमारा खान-पान भी आता है, हमारे रीति-रिवाज भी आते हैं, हमारी वेशभूषा भी आती है। और हम तो उस भूमि के वासी हैं जिस भूमि पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और सकलानी जी मैं तो कहता भी हूँ कि पहाड़ में रह कर के समस्याएँ पहाड़ जैसी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन जो सौभाग्य इस उत्तराखंड की भूमि में जन्म लेने का आप हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारे जो बच्चे हैं, अगर मैं संदेश की बात करूँ, हिंदी सीख जालो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कई लोग कहते हैं कि टोन खराब हो जाती है, तो मुझे बड़ी हँसी भी आती है इस बात पे कि टोन खराब हो जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हमारा बेटा अगर गढ़वाली बोलना जानता है और अगर वो किसी जिले का जिलाधिकारी बन गया, मंगेश घिल्डियाल जी थे और डीएम थे टिहरी के भी और रुद्रप्रयाग के, वो गढ़वाली में बोला करते थे और कितने वायरल हो गए, लोगों ने कितना पसंद किया उसको। तो टोन का मुझे नहीं लगता कि टोन का, आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्री है, वो मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर थोड़ा टोन में दिक्कत आ भी जाएगी हिंदी में, तो इसमें कौन सा जो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हम अगर अपनी बोली भाषा में, और ये सकलानी जी और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से भी एक बात जरूर कह रहा हूँ, आने वाले समय में देख लेना, ये पक्की बात है कि आने वाले समय में जो अपनी बोली भाषा में बात करेगा उसका सम्मान होगा, और तब उस दिन फिर हम लोग पछताएंगे कि हम अपने बच्चों को आज गढ़वाली सिखाई होती, कुमाऊनी सिखाई होती, जौनसारी सिखाई होती, लेकिन तब समय हमारे हाथ से जा चुका होगा। इसलिए अपने बच्चों को जरूर अपनी बोली भाषा जरूर, क्योंकि भाई हम तो सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि इसको पाठ्यक्रम में लाया जाए, इस बोली भाषा को पाठ्यक्रम में लाया जाए। तो दुर्भाग्य उत्तराखंड में तो चलना चाहिए था, विधानसभा सत्र गढ़वाली में चलना चाहिए था, कभी कुमाऊनी में चलता, कभी गढ़वाली में चलता, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। हम राजभाषा नहीं बना पा रहे हैं, ये अनुसूची में गढ़वाली को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, कुमाऊनी को, या वो चीज अलग है। लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग अपने बच्चों को तो गढ़वाली सिखा सकते हैं। तो जब बच्चा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलना शुरू कर देगा तो वो संस्कृति के प्रति उसका एक लगाव, गांव के प्रति उसका अपना एक लगाव, वो कुछ अलग होगा और उसका आनंद अलग होगा। ये सुनील भाई, बहुत अच्छा संदेश, सच में मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जो आप कह रहे हैं। और एक बार फिर से पूरे 12 मास के श्रोता या जो अन्य भी आपको देख सुन रहे हैं, उन सभी की तरफ से इस 12 मास के मन से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और आगे भी, है ना, बिल्कुल, क्योंकि आप तो आवाज़ के ही धनी है। तो कभी समय मिले फिर 12 मास के मंच पे आइएगा, बेसब्री से इंतजार रहेगा। बिल्कुल।